बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। तकरीबन आज से 400 साल पहले की बात है कि बादशाह सलामत की सालगिरह थी। उन्हें मुगल रवायात के मुताबिक सोना चांदी में तोला जा रहा था। तराजू के एक पलड़े में बादशाह सलामत मौजूद हैं, दूसरे पलड़े में सोने, चांदी और बेशकीमत जवाहरात और ज्यूल्स मौजूद हैं। बादशाह सलामत का वजन को 250 पाउंड निकलता है और यही 250 पाउंड के सारे जवाहरात जो है वो गरीबों में, गुरबा में बांट दिए जाते हैं। आइए, मंजर किसी अफसानवी दुनिया के नहीं, अलिफ लैला की कहानी के नहीं, बल्कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार की है। और उसे एक ब्रिटिश सफीर सर टॉमस वो भी देख रहे थे। अगर आप वीडियो देखने के साथ कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो पहले उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। ये सारी मालूमात और हकाइक इकट्ठा करने में बड़ा वक्त लगा, उसके बाद ये सारे हकाइक आप तक पहुंच रहे। हाँ, बात हो रही है सर टॉमस के गौर से देखने की। सर टॉमस यानी बरे-सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में मुगल बादशाह से एक छोटी सी कंपनी के लिए तजारत की इजाजत मांगने आए थे। लेकिन मुगल बादशाह अंग्रेज सफीर के साथ तजारत का मुआहदा करने अपनी शान के खिलाफ समझ रहे थे, और उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ये चंद लोगों की कंपनी बाद में पूरे बरे-सगीर पे काबिज हो जाती है। और वो बरे-सगीर जो एक वक्त में पूरी दुनिया की दौलत का तकरीबन 23% उसका शेयर था और तमाम यूरोप के मजमूई हिस्से के बराबर था, वो 2 सदियों बाद सिर्फ 3.8% रह जाता है, यानी 3.8%। अंग्रेज जाते जाते बरे-सगीर को आज की करेंसी के मुताबिक कोई 30 खरब डॉलर का चूना लगा दिया। और इसी बरे-सगीर में कहत साली के नतीजे में 2 करोड़ 66 लाख हिंदुस्तानी जो है वो जान से हाथ धो बैठते। अब एक बार फिर से हालात ने करवट बदल दी है, और वो इंडिया जिसका कुछ साल पहले तक बुरा हाल था, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने के साथ साथ मार्च 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हदें अबूर कर चुका है। इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स जो सिर्फ इस साल की फरवरी के महीने में 34 बिलियन डॉलर्स के करीब रही, और उससे पिछले साल 2022 में इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो थी 1.17 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जिसमें बरामदात 723 बिलियन डॉलर्स और दरामदात 453 बिलियन डॉलर्स रहे। उससे आपको अंदाजा होता है कि आने वाले सालों में ये मजीद कितना आगे जा सकता है। और इस वक्त दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी के साथ इंडिया के तजारती ताल्लुकात न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि बहुत अच्छे हैं, या यूं कह लें कि इंडिया दुनिया के हर बड़े मुल्क की जरूरत बन चुका है। यहाँ लोगों के दिमाग में यह सवाल अंगड़ाई लेता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तजारत या ताल्लुकात बहाल कर ले तो हमारी मईशत कैसे वेंटिलेटर से उठकर एक अच्छे रास्ते पे आ सकती है। तो मैं आपको इसका तफसीली जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के तजारत में सबसे बड़े मसाइल जो हैं वो सियासी हैं, पॉलिटिकल हैं। 75 साल की दुश्मनी, 3 बड़ी जंगें, सैकड़ों झड़पें इस तजारत के रास्ते में रुकावट है। मसला कश्मीर, ये भी इन दोनों ममालिक में तजारत ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है। इस हवाले से बड़े बड़े फार्मूलाज बनते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने भी एक फार्मूला बनाया था, और जनाब वाजपेयी के साथ उनके पाकिस्तान के आने से लेकर बेनज़ीर के राजीव गांधी और ज़िया-उल हक के दौरे भारत तक बहुत से मंसूबे और प्लान्स बनते रहे, और इनमें कई प्लान्स ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद हो सकता है। लेकिन कुछ वक्त के लिए इन तमाम मसाइल को एक साइड पर रख देते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड पोटेंशियल है क्या। पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद चंद बड़े मईशत के माहिरीन के मुताबिक अगर हमारे तजारती ताल्लुकात बहाल होते हैं तो हम इंडिया के साथ 11 से 20 अरब डॉलर की तजारत कर सकते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया का तजारती हुजम जो है वो 37 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि यह रकम 5 साल गुजरने के बाद मजीद बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ममालिक में तजारत कभी हुई नहीं है। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात की पूरी तारीख है, हिस्ट्री है। कुछ मामला बेहतर होते हैं, तजारत शुरू हो जाती है, जब तलखियां बढ़ती हैं तजारत खराब हो जाती है। और सबसे पहले यह ताल्लुकात 1965 की जंग के बाद खराब हुए और उन्हें ठीक होने में 9 साल का अरसा लगा। 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई, वक्त गुजरता गया। 1995 में इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी मोस्ट फेवर्ड नेशन लिस्ट में शामिल कर लिया। यूं मामलात बहुत अरसे तक ठीक रहे। 2015 और 2016 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत का हुजम 1.82 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन इसके 1 साल के बाद ही उरी अटैक हुआ, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हम पे पड़ गई।
यूं ये तजारत एक साल में 16% तक कम हो गई। और इसके एक साल के बाद तजारती ताल्लुकात एक बार फिर बहाल हुए। दोनों ममालिक का तजारती हुजूम जो है $1.92 बिलियन पहुंच गया। फिर उसके एक साल के बाद पुलवामा का वाकया हो गया। पुलवामा वाकये के फौरन बाद बालाकोट स्ट्राइक का वाकया हुआ। यूं मामला एक बार फिर वहीं चले गए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें इन ममालिक की ताल्लुकात खराब करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं। बहरहाल इलेक्शन आने से पहले भी मकबूल बयानियां बयाने के लिए मुल्की ताल्लुकात को बलि चढ़ाया जाता है। अगर इंडिया में इलेक्शंस होने हैं तो वहां पे अगर आप प्रो पाकिस्तान इस वक्त बात कर लेते हैं तो वो जो भी ये बात करेगा उसका तो इलेक्शन उड़ गया। पाकिस्तान के इलेक्शन अगर सामने और कोई इंडिया के हक में या इंडिया के साथ ताल्लुकात की कोई बात कर देता है तो उसकी तो कमर टूट जाएगी। अब रही सही कसर इंडिया ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म करके पूरी कर दी है। इस वाकये के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को अपनी मोस्ट फेवर्ड नेशन से उस लिस्ट से निकाल दिया। कुछ अरसे के लिए दोनों ममालिक की तरफ से तजारत करने पर पाबंदी आयद हो गई और फिर पाबंदी हटाकर इंडिया ने पाकिस्तान से तजारत करने पर 200% तक कस्टम ड्यूटी आयद कर दी। यानी 200% कस्टम ड्यूटी लगाने का मतलब है कि ना कोई इतनी महंगी चीज पाकिस्तान से खरीदेगा ना कोई इंडिया में बेचेगा। सादा अल्फाज में तजारत खत्म करने की कोशिश की गई। 2021 में चूंकि कोरोना वबा के साए पूरे खित्ता अर्ज पे थे, इसलिए गुडविल जेस्चर के तौर पे अद्वियात या फार्मास्यूटिकल ट्रेड रही। यूं तजारती हुजम उस साल सिर्फ $329 करोड़ तक रहा और इसके अगले साल बढ़कर $514 करोड़ हो गया। अब दोनों ममालिक में तजारत ना होने के बराबर रही है। दोनों ममालिक की तरफ से काफी मसाइल हैं जो हल तलब है। अब आप एक वक्त के लिए सोचें कि अगर ये बायलैटरल ट्रेड एक बार फिर बहाल हो जाए और दोनों मुल्क बैठकर ऐसी तजारती पॉलिसी बना लेते हैं जिससे दोनों मुल्कों का फायदा हो, तो ये इकोनॉमीज के लिए, हम दोनों की इकोनॉमीज के लिए कितना पॉजिटिव स्टेप होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती रुकावट की सबसे बड़ी दलील सियासी तनाज़े दिए जाते हैं और इसका सादा सा जवाब है कि जब इंडिया नेपाल के साथ इतने बड़े बॉर्डर तनाज़े के बावजूद तजारत कर सकता है, जब इंडिया के शहरी बगैर वीजा के नेपाल जा सकते हैं, वहां की टूरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के तजारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो सकते। आप चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल ले लें। चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला बड़ी टेंशन हो गई थी, वहां पे अभी भी है। दोनों ममालिक की फौजें दरमियान में काफी बार उनकी झड़पें भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों का तजारती वॉल्यूम जो है गुज़िश्ता साल $136 बिलियन रहा। आप फिर यूरोप की मिसाल ले लें। वो ममालिक जो आज से 2 सदियां पहले तक जंगें मुसल्लत करके एक दूसरे पे बैठे थे, जिनकी जंग में करोड़ों लोग मर गए, जिन्होंने World War I और World War II में एक दूसरों के लाखों शहरी मारे, आज उनके बॉर्डर्स में कोई रुकावट ही नहीं। आप जापान और अमेरिका की मिसालें ले लें। ये वही अमेरिका है जिसने आज से 78 साल पहले जापान में 2 बड़े शहरों पे एटम बम गिराया और आज इन दोनों ममालिक का ट्रेड वॉल्यूम $280 बिलियन है। आप अमेरिका और चाइना की मिसाल ले लें जो इस वक्त सबसे बड़ी तजारती जंग लड़ रहे हैं ऑलरेडी, एक दूसरे को अपने लिए खतरा समझते हैं, जो कई बार एक दूसरे को सरकारी तौर पे धमकियां दे चुके हैं, लेकिन दोनों के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुसलसल कायम है। पिछले साल इन दोनों ममालिक का तजारती हुजम जो था वो तकरीबन $700 बिलियन रहा। अगर ये तमाम मुल्क कर सकते हैं, अपने सियासी मसाइल को अपनी बाहमी तजारत का रुकावट नहीं बनने दे रहे, तो हमें भी सोचना है। एक वक्त तो ऐसा भी रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की तजारत दुबई के रास्ते से होती रही और दोनों मुल्कों का कार्गो अखराजात की मद में भारी सरमाया ज़ाया हुआ। अब यही तजारत अगर बॉर्डर के रास्ते होती है तो दोनों मुल्कों का कितना फायदा है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब के नतीजे में लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन का नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतों में 60% तक इंक्रीमेंट हुआ। अगर यही सब्जियां हम इंडिया से इंपोर्ट कर लें या वेजिटेबल, तो एक सर्वे के मुताबिक 90% तक कीमतें कम हो सकती है, यानी 90% कम होंगी। इंडिया के पास कपास की ऐसी किस्म है जिससे अच्छी किस्म का कपड़ा बन सकता है। हम वो कपास इंडिया के बजाय अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम वही कपास या कॉटन इंडिया से इंपोर्ट करें तो हमारा आधे ज़्यादा कार्गो का खर्चा कम हो जाएगा, कम कीमत पे हमें वो कॉटन मिलेगी और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज आजमाइश के दौर से गुजर रही है, एक बार फिर वो खड़ी हो सकती है। हम इंडिया में गाड़ियों की इतनी कम कीमतें देख के हैरान होते हैं ना, कार्स की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बल्कि मेरे एक दोस्त है राजीव खन्ना, गल्फ न्यूज़ में मेरे साथ होते थे, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा कंपैरिजन करके बताया
अब मैं उनको क्या कहता? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज हर किस्म की गाड़ी इंडिया में तैयार हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, गाड़ियों के पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और हम दूसरे मुल्कों से महंगी कीमत पे इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें वो पार्ट्स इंडिया से इंपोर्ट कर मिल जाए तो वो हमें आधी से भी कम कीमत पे मिलेंगे। यूं ना सिर्फ गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी जो है, जिसके बहुत से यूनिट्स आज बंद पड़े हैं, वो एक बार फिर वाइब्रेंट हो सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास सैकड़ों ऐसी अशिया जो भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। अब सिर्फ हल ये है कि हमने एक बार बैठ के कुछ इस्लाहात पे काम करना है, तिजारत के रास्ते में हायल चंद रुकावटों को दूर करना है, लंबे प्रोसेस से ताजरों को निजात दिलानी है, और कस्टम ड्यूटी के हवाले से ग्लोबल मार्केट के मुताबिक इस्लाहात करनी है, अपनी वीजा पॉलिसीज को रिविजिट करना, रिकंसिडर करना, बॉर्डर से होने वाले ट्रेड को हमें रेगुलेट करना है। अगर हम वक्त पे ये इकदाम कर लेते हैं तो पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है, इसको ऑक्सीजन मिलेगी। और मैं ये नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बड़े मुआशी माहिरीन कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। अब फैसला आपने करना है, क्या हमने माजी में फंसे रहना है, क्या हमने नॉस्टैल्जिया का शिकार रहना है, या फिर बदलती हुई दुनिया के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को हमें रिविजिट करना है, नए सिरे से उनको रीराइट करना है। मुझे बुरा भला कहने से पहले एक दफ़ा ईरान और सऊदी अरेबिया को ज़रूर देख लेना, मैक्सिको और अमेरिका को देख लेना, चाइना और रशिया को देख लेना, कतर और सऊदी अरेबिया को देख लेना, और ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जो आपको मैं दे सकता हूँ, जो मालिक अपनी भलाई के लिए सबको दे रही हैं। हमें अपने मुल्क का सोचना है, अपने लोगों का सोचना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना है। फैसला आपका।